हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी का हाउस रेंट अलाउंस बताए थे। लास्ट क्लास में हमने आपको सैलरी का इंट्रोडक्शन किया था, साथ साथ मैंने हाउस रेंट अलाउंस का आपको वीडियो बनाए थे और पूरा बताए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी। आज के क्लास में एक खास टॉपिक और शुरू करने जा रहा हूं। बात करें प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोविडेंट फंड कितने तरीके के होते हैं, क्या उसका गवर्नमेंट का क्या रूल है, कितना प्रतिशत प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर होता है, आज के वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूंगा। और आपके लिए ना यह टॉपिक बहुत ज्यादा खास है, पूरा देखिए। क्यों? एग्जाम में गारंटेड आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, देखिए यहां पे मैंने एक थ्योरी लिखा है आपको और बताया। देखिए, द प्रोविडेंट फंड इज अ कंबाइंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एवरी मंथ एंड पुट अवे इन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट वेयर इट ग्रो इनटू अ साइजेबल सम दैट यू कैन अवेलेबल आफ्टर रिटायरमेंट। समझिए क्या होता है। देखिए, जब कोई भी इंप्लॉय कहीं काम कर रहे होते, किसी इंप्लॉयर के अंदर में काम कर रहे होते हैं, तो उनके सैलरी से कुछ पैसा कट करके या तो मतलब इंप्लॉयर के द्वारा भी या फिर वह खुद भी कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए एक अलग से प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करते हैं। समझिएगा थोड़ा। देखिए यार, अगर यह कोई बंदा है, ठीक है, कहीं पे यह काम कर रहा है, तो यह क्या सोचेगा कि भाई अभी जवानी में अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो बुढ़ापा के लिए कुछ पैसा अपने रिटायरमेंट के बाद तो सैलरी नहीं ना मिलेगा, तो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट के लिए कुछ पैसा सैलरी से काट करके एक अकाउंट में जमा होता है, ताकि रिटायरमेंट बाद उनको एक सम ऑफ अमाउंट मिल सके। ठीक है, तो वह सम ऑफ अमाउंट या तो इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और इंप्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यह अमाउंट जो होगा यह प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। पीएफ या किसके नाम से जाना जाता है? प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब समझिएगा। देखिए, यहां पे यह इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब समझिएगा ध्यान से। देखिए, यह एक सम फिक्स्ड अमाउंट होता है पहले तो। दूसरा, यहां पे आपका हर मंथ में यह चार्ज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका प्रोविडेंट फंड एक मंथ कट गया, दूसरा मंथ नहीं कटेगा, तीसरा मंथ नहीं कटेगा। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट हर मंथ सैलरी से डिडक्टेबल होता है। पक्का? कोई डाउट नहीं। और हाँ, यह आपका आफ्टर रिटायरमेंट के लिए होता है। आपके कब के लिए होता है? रिटायरमेंट के लिए होता है। हाँ, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है जहां पे आप अपने प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को विड भी कर सकते हो, तो आपके यार केसेस में अलग अलग टर्म्स है, लेकिन यह आपका प्रोविडेंट फंड। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड की ओर चलते हैं। हाँ गाइज, चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। बात किसका कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करें। क्या होता है? देखिए, यह फंड जो है वह मैनेज किया जाता है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट बॉडी या सेंट्रल हो रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, यार ये सारा गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किसके द्वारा अप्लाई किया था? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक, अप्लाई किया था। अब देखिए, कह रहा है यहाँ पे इट इज अप्लाइड अंडर इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। इस प्रोविडेंट फंड कब अप्लाई किया था? किस एक्ट के तहत में? इंडियन प्रोविडेंट एक्ट 1925 के अंदर में। क्लियर? और यहाँ पे देयर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। समझिए ध्यान से मेरी बात को। अगर मान के चलते हैं ना कि अगर कोई इंप्लॉय है, ठीक है, अगर मान के चले कहीं पे जॉब कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है और अपना सैलरी से खुद का पैसा अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग वहां पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान के चले अगर हम गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं और अगर हम कहीं पे इंप्लॉय हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, और वहां से पैसा अगर हम अपने प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करेंगे सैलरी का, तो वह टैक्सेबल हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इंप्लॉय अपने सैलरी का पैसा प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करेगा तो वह टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? आगे
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात करें देयर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट। अगर हाँ इंप्लॉयर, अगर जिस अथॉरिटी का, जिस बॉडीज के आप इंप्लॉय हैं, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया, अगर वह सैलरी का पैसा इंप्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वह आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वहां से इंटरेस्ट भी मिलता है तो वह भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नोट्स एकदम प्रॉपर राइट डाउन कीजिएगा, क्यों एग्जाम में आएगा तो यार माइंड में रहना चाहिए। हाँ गाइज आगे चलते बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई प्रोविडेंट फंड है ना तो हम बोलेंगे आरपीएफ। आपके सैलरी वाले चैप्टर में क्वेश्चन में ना दिया हो ऐसा हो नहीं सकता। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्लियर। देखिए आरपीएफ इज द वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रोविडेंट फंड। All the employees working in companies with more than 20 employees contribution to RPF। देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, और जिसमें 20 से ज्यादा इंप्लॉइज है, ठीक है, तो वहां पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का यूज किया जाता है। वहां पे इंप्लॉय के सैलरी को आरपीएफ में ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आरपीएफ का अप्रूवल कहां से है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा। क्लियर। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली टैक्सेबल। देखिए अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमने अपने सैलरी से हम सेल्फ, ठीक है, हमने खुद आरपीएफ में पैसा जमा करवाया तो वह पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, वहां पे पूरे पैसे पे टैक्स लगेगा। क्लियर। अगर हम इंप्लॉय हैं और हमने अपने सैलरी का, सपोर्ट इंप्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, लेकिन हम बोले नहीं देखिए मेरा सैलरी इतना मिल रहा है ना, इतना पैसा अपना सैलरी का और काट के हम आरपीएफ में डाल देंगे तो वह पैसा पे टैक्स लगेगा। उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। क्लियर। आगे employer contribution 12% is exempt of salary in RPF। देखिए अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं ना, इंप्लॉयर अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा डालेंगे तो सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मान के चलते यार सैलरी का मतलब 15% ट्रांसफर करने बोल दिया कि 15% आरपीएफ में कर रहा है तो 15% तक ट्रांसफर कर दिया, एग्जेम्प्ट कहां तक पड़े? 12% तक ना, तो 3% टैक्सेबल हो जाएगा। 3% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे, सैलरी क्या आया? सैलरी आया ना। देखिए जब हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हाउस रेंट अलाउंस बना रहे थे तो वहां भी सैलरी बराबर निकाल रहे थे ना, तो यहां भी सैलरी के बराबर में निकाले। सैलरी क्या होगा यहां भी? तो यहां भी देखिए सैलरी का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां देखिएगा याद रखना पड़ेगा, सैलरी बराबर, ठीक है, सैलरी बराबर बेसिक पे, याद आया? बीपी। फर्स्ट वीडियो नहीं देखे पार्ट एक जा करके देखिए। बेसिक पे प्लस डियरनेस पे, नॉट डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे और प्लस कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल। यह हमारा क्या निकल जाएगा? सैलरी। यह क्या निकल जाएगा? सैलरी। अब देखिए अगर मान के चले हम लोग का सैलरी निकल गया 100 रुपया, सैलरी कितना निकला? 100, और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आरपीएफ में ट्रांसफर कर दिया है 15%, मतलब 15 रुपया न किया होगा, और एग्जेम्प्ट का रूल कितना परसेंट तक है? 12% तक, मतलब 12 रुपया तक माफ हो जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरपीएफ कितना हो जाएगा? 3 रुपया। क्लियर, नो डाउट। और इंटरेस्ट 9.5% तक रहता है। जैसे 100 रुपया था, इंटरेस्ट का रूल देखिए यहां लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 9.5 तक एग्जेम्प्ट था, लेकिन बोल रहे यार 12% कर दिया। कितना परसेंट इंटरेस्ट कर दिया? 12%। तो यहाँ पे 2.5% जो एक्स्ट्रा चला गया वह टैक्सेबल हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और सबसे खास है आपका आरपीएफ। अच्छे से राइट डाउन कीजिए, क्यों यार क्वेश्चन में हर जगह रहेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें आरपीएफ का ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यह अच्छे से राइट डाउन कीजिए। चलिए आगे करते हैं, आगे थोड़ा सा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में जानते हैं।
हाँ गाइज, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, थर्ड नंबर क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। या ना तो स्टैच्यूरी होता है और ना ही आपका रिकॉग्नाइज होता है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या करा? इट इज नॉट स्टैच्यूरी और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट इज अप्रूव्ड बाय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट टैक्स कमिश्नर। या किसके द्वारा अप्रूवल होता है? प्रोविडेंट टैक्स कमिश्नर के द्वारा इसको अप्रूवल मिलता है। नेक्स्ट आपका, इट इज यूज बाय प्राइवेट सेक्टर। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या थॉट होता है? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ज्यादा यूज किया था। देखिए क्या होता है यार, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर भी सोचते हैं क्या चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ करें, और एम्प्लॉय को भी लगता है क्या चाहिए, यार कुछ तो बेनिफिट एक्स्ट्रा है, हमारे रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है, हमको जब तक जॉब तक रखे हुए तब तक, लेकिन हम जब रिटायर कर जाएंगे उस बारे में भी सोच रहा है। तो वहां पे एम्प्लॉयर यह यूज करते हैं, या एम्प्लॉयर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयर यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है। अब कुछ कुछ जैसे एम्प्लॉयर तो बोलते हैं सर जी हमारा भी सैलरी जो हमको दे रहे हैं कुछ पैसा और काट के आरपीएफ में डलवा देगा, तो वह टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो पैसा एम्प्लॉयर के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट किया था वह आपका टैक्स फ्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। अब जो आपका एम्प्लॉयर के इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है इंटरेस्ट वह एग्जेम्प्ट होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, इधर आया है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इधर ही आया। होता क्या पहले यार समझिए, देखिए जो लोग यार सामान्य काम कर रहे हैं, कहीं पे यार अपना बेजेज वर्कर वाला काम कर रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है, तो यार हर किसी को प्रोविडेंट फंड तो नहीं मिल सकता है ना, तो यार उन लोगों को प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है। अब उनको भी लगता है टेंशन यार कि कहीं हम यार रिटायरमेंट के बाद हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हमारे पास फंड नहीं होगा, और जब हम अर्निंग नहीं करेंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे। इस कारण से अभी तो यार अर्निंग करें तो अभी कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड के नाम से रखते हैं ताकि बुढ़ापा में काम आएगा, सोचते लोग ना, क्लियर। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड या गवर्नमेंट के द्वारा इधर लाया गया, क्लियर। यह स्कीम जो है आपका प्रोविडेंट फंड इज अवेलेबल फॉर ऑल जनरल एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉयड, चाहे वह जनरल सामान्य एम्प्लॉय वर्कर मजदूर कोई कर सकता है, अनएम्प्लॉयड है वह भी कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे का करवा सकते हैं, बच्चा माइनर है तो पेरेंट्स भी करवा देंगे, देख यार हम तो अपना भविष्य बना लिए, हमारे बच्चों के भविष्य बना देते, तो वहां पे पेरेंट्स भी अपने माइनर एज के बच्चे का कर सकते हैं, क्लियर। या इसके लिए जरूरत है कि आप इंडियन के रेसिडेंट होने चाहिए, आप इंडियन के होने चाहिए, भारत के, क्लियर। ओपन इन पोस्ट ऑफिस और बैंक। अब ऐसा नहीं कह कि आप यार प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस वाला भी खुलवा लिए और बैंक में भी खुलवा लिए, ऐसा नहीं। 1 पर्सन 1 पीएफ अकाउंट, यहाँ पे रूल अप्लाई होता है। तो आप या तो पोस्ट ऑफिस वाले में ओपन करवा लीजिए या तो आप पब्लिक बैंक में भी ओपन करवा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में भी करवा सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट 500 रहेगा और मैक्सिमम 1.5 लाख अप टू 1 ईयर तक रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी मंथ में नहीं पेड करते तो 50 रुपया का पेनाल्टी साथ में भुगतान करना पड़ेगा। जैसे आपने जिसका नहीं पेड किया है तो वह भी आपको लगेगा, साथ 50 रुपया का पेनाल्टी भी, क्लियर। तो आज के क्लास में आपका प्रोविडेंट फंड का सारा टॉपिक खत्म हो गया। अच्छे से रिवाइंड कर लीजिए, जहां डाउट लग रहा है कमेंट में बताइए, बच्चे बताएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया, कुछ टॉपिक नहीं समझ में, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रॉपर रिप्लाई करूंगा, समझाऊंगा और वीडियो लेके आऊंगा। और लग रहा है ना कि अगर हमारा एफर्ट सही है, अगर हम लग रहा है कि आपके लिए कर रहे हैं मेहनत, तो यार चैनल को ना वीडियो वॉच करते तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, या सब्सक्राइब यार मेरे लिए एक प्रकार का प्लस पॉइंट का काम करता है। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, फेसबुक पे यार फॉलो करें, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स का कोई फ्रेंड है, कहीं क्लास कर रहे हो आप, कहीं से भी क्लास कर रहे हो, आपके लिए हमारा चैनल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एग्जाम में काम आएगा। तो शेयर करें मैक्सिमम लोगों को। धन्यवाद, बाय।